चलो तो आज पद्मावत का दूसरा खंड हम लोग शुरू करेंगे। इसका नाम क्या है? नखशिक खंड। दो रूढ़ी मतलब यह पद्धति है साहित्य की। एक तो विरह वर्णन की पद्धति है, वह क्या है? 12 मासा, जो आप लोगों ने नागमती वियोग में पढ़ा। आषाढ़ से शुरू होकर आषाढ़ पर खत्म होता है। और सौंदर्य चित्रण की जो पद्धति है, विरह वर्णन की पद्धति 12 मासा, ठीक है। और सौंदर्य चित्रण की पद्धति क्या है? नखशिक खंड। विद्यापति को भी पढ़ रहे थे, उसमें भी नखशिक आता है। लेकिन अब आप लोगों को अंतर समझ में आएगा कि विद्यापति और जायसी में क्या अंतर है। जैसे विद्यापति बार बार वही पुनरावृत्ति करते हैं, नायिका के बार बार स्तन का वर्णन, उनके कमर को कटी छीण कहना, शरीर को कनक लता कहना, इतनी पुनरावृत्ति है कि हर पंक्ति में ऐसा लगता है एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। लेकिन नखशिक के नाम पर उनका वर्णन क्या है? बहुत पुनरावृत्ति से भरा हुआ है। लेकिन जायसी को आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर नखशिक वर्णन क्या होता है, किस तरह से नाखून से लेकर शिखा तक वर्णन किया जाता है, वह आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो जो विद्यापति को भी पढ़े वो तुलना कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं नखशिक खंड, ठीक है। इसमें किसके सौंदर्य का वर्णन करेंगे? नखशिक खंड में किसके सौंदर्य का वर्णन करेंगे? पद्मावती के, है ना। नागमती वियोग में नागमती का वियोग है, लेकिन सौंदर्य चित्रण किसका है? पद्मावती का। और कौन कर रहा है? जायसी कर रहे हैं। लेकिन किसके माध्यम से कर रहे हैं? राजा को कौन बता रहा है पद्मावती के बारे में? हाँ, तोता बता रहा है ना, क्योंकि रत्न हीरामन तोता। रत्नसेन तो मिले नहीं है, तो रत्नसेन मैंने पद्मावत का कथानक बताया था, है ना। उसमें यही बताया था कि रत्नसेन को पद्मावती के बारे में जानकारी कौन देते हैं? हीरामन तोता। तो यहाँ पर प्रसंग में वही आएगा कि इन पंक्तियों में हीरामन तोता राजा रत्नसेन के समक्ष पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, का सिंगार ओही बरनौ राजा, ओही के सिंगार ओही पे छाजा। जब रत्नसेन कहता है कि बताओ पद्मावती कैसी है, तो हीरामन तोता क्या कहता है कि उसके श्रृंगार को, उसके रूप को, उसके सौंदर्य को मैं क्या ही बताऊं राजा। उसके समान सुंदर संसार में कोई दूसरा नहीं है, वह अद्वितीय सुंदरी है। ओही के श्रृंगार ओही पे छाजा। उसके जो सौंदर्य है ना, या उसका जो श्रृंगार है वह उसी पर ही जचता है। मतलब संसार में उसके समतुल्य कोई और नहीं है ना। मेरी बुक अभी नीतू देख रहे थे, उसमें मैंने एक बशीर बद्र का शेर लिखा हुआ है, तो वो भी सेम भाव है। भाव सामने क्या है कि वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई दूसरा पहने तो दूसरा लगे। मतलब जो नायिका है, महबूबा है, वो जाफरानी रंग का जो पुलोवर पहनती है, स्वेटर पहनती है, वो उसी का हिस्सा है। मतलब उसको कोई और पहनता है तो वैसा नहीं दिखता है जैसा वो पहनकर दिखती है। मतलब कोई और पहनता है तो कोई दूसरा ही दिखे, कुछ और ही लगते हैं। मतलब नायिका की जो वेशभूषा है, साज सज्जा है, रूप रंग है, वह किस पर अच्छा लगता है? नायिका पर ही। उसके समान कोई और सुंदर नहीं है। इसलिए यहाँ हीरामन कह रहा है कि उसका सौंदर्य उसी पर ही जचता है, उसका श्रृंगार उसी पर ही जचता है, ठीक है। अब देखो, प्रथम शीश कस्तूरी केसा। यहाँ पर नखशिक वर्णन या तो नाखून से शुरू होता है या शिखा से। अब यहाँ पर शिखा मतलब क्या होता है? बाल, चोटी, है ना। तो प्रथम शीश कस्तूरी केसा, सबसे पहले तो उसके शीश के बारे में बताता हूं मैं, है ना। और कहता है कि उसका जो सर है उसमें कस्तूरी केस है। कस्तूरी की गंध होती है ना, कस्तूरी मृग, तो कस्तूरी गंध के लिए, सुगंध के लिए जाना जाता है। तो उसके केस कैसे हैं? कस्तूरी केसा है, मतलब काले सुगंधित बाल है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा? रूपक अलंकार। और कौन सा अलंकार आएगा? अनुप्रास अलंकार। क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। लेकिन केश को किसका रूप दे दिया है? कस्तूरी का। तो कस्तूरी के समान काले और सुगंधित उसके बाल है। नागमती के बाल कस्तूरी के समान काले और सुगंधित है। बलि बासुकी और को और नरेशा।
और इतने सुगंधित और काले बाल पे कौन न्यौछावर है? बलि वासुकी। वासुकी मतलब सर्पों का राजा अर्थात शेषनाग, है ना। और कौन है? राजा नरेश। मतलब उसके सुंदर बाल, सुगंधित बालों के सौंदर्य पर स्वयं शेषनाग और राजा मोहित है। शेषनाग क्यों? क्योंकि बाल किसके जैसे हैं? नाग के जैसे काले हैं, सुंदर हैं। तो उस सुंदर बाल रूपी नागिन पर स्वयं शेषनाग मोहित है और सारे राजा उस पर क्या है? मोहित है। समझ में आया? अब देखिए, भंवर केस वह मालती रानी, ये प्रॉपर नक्शिक है ना। मतलब एक एक अंग का वर्णन एक एक पद में वो करेंगे। अभी पूरी पंक्ति जो पहला पद है उसमें किसका वर्णन होगा? केश का। तो भंवर केश वह मालती रानी, ठीक है। जो रानी है वह मालती के पुष्प की जैसी है, ठीक है। वह मालती का पुष्प है और जो केश है वह क्या है? भंवरे हैं। भंवरा क्या करता है? मालती पुष्प के आसपास मंडराता है। वैसे ही उसके चेहरे रूपी मतलब मालती रूपी फूल में भंवरे रूपी केश क्या है? मंडराते हैं आसपास। कितनी सुंदर कल्पना है, देखो, है ना। नीतू ने पूरा विद्यापति अटेंड किया है तो नीतू को सीधे सीधे अंतर समझ में आएगा। विद्यापति नक्शिक के नाम पर, हाँ, कहीं सर भी उठाकर कुछ भी शुरू हो जाते हैं और वही वही बार बार ऐसा लगता है कि नायक जो कवि है वो काम वासना से पीड़ित होकर या प्रेरित होकर जो वर्णन कर रहा है ना, हमेशा मांसल वर्णन कर रहा है, प्रॉपर नक्शिक नहीं है। बार बार उसके स्तन का वर्णन होगा, कमर की पतलेपन का वर्णन होगा, है ना, नितंब का वर्णन होगा, जांघों का वर्णन होगा, हर बार हर पंक्ति में थोड़ा थोड़ा बदलकर बार बार वही। लेकिन ये जो जायसी, ये पूरी तरह से परंपरा, मतलब आंखों का वर्णन है तो उस पंक्ति में पूरे आंखों का वर्णन रहेगा, भौं का वर्णन तो भौं का, होंठ का वर्णन तो होंठ का, पूरी पंक्ति। मतलब आपको एक प्रॉपर नक्शिक यहाँ देखने मिलेगा कि नक्शिक वर्णन क्या होता है। जैसे 12 मासा पढ़ा आप लोगों ने तो एक महीने में पूरा एक पद में पूरे एक ही माह का वर्णन है। तो अंतर आपको तुलना भी करते चलना है क्योंकि साहित्य का एक भाग आलोचना होता है। तो ये तुलनात्मक आलोचना, आपने एक कवि को पढ़ा, अब दूसरे कवि के सेम चीज पढ़ रहे तो दोनों में अंतर क्या है उसको भी ध्यान देना है। समझ में? तो क्या कह रहे हैं कि भंवर केश वह मालती रानी, रानी मालती का पुष्प है और केश क्या है? भंवर केश। अभी देखो, कस्तूरी कह दिया, अब क्या कह रहे हैं? भंवर मतलब भंवर। कौन सा अलंकार होगा फिर से? केश को किसका रूप दे दिया? भंवरे का रूप दे दिया, है ना। और बिसहर लुरेही ते ही अले ही अर्घानी, और क्या कह रहे हैं? बिसहर मतलब विषधर, है ना, लुरही अर्घानी। तो कह रहे हैं कि रानी के सर पर वो जो बाल है वो विषधर की तरह, जैसे सांप लहराते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना, तो सांप की भांति वो लहराते रहते हैं उसके चेहरे पर, ठीक है। बेनी छोरो झारू जौ बारा, सरग पतार होई अंधियारा। और जो पद्मावती है अपने बालों को खोलती है तो पूरे स्वर्ग से लेकर पाताल तक क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है। यहाँ कुछ कुछ रहस्यमय संकेत है, इसको आपको पकड़ना है। एक प्रश्न आता है पद्मावत में रहस्यवाद, है ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि पद्मावती केवल रत्नसेन की नायिका या प्रेमिका नहीं है, वरन किसका प्रतीक है? अल्लाह का प्रतीक है। तो उसका जो सौंदर्य होगा वह कैसा होगा? अद्वितीय होगा। समझ में आ रहा है? तो वो जब बाल खोलती है तो स्वर्ग से लेकर पाताल तक क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है। क्या सामान्य मनुष्य अपने बाल खोलेगा? सामान्य स्त्री तो ऐसा होगा क्या? नहीं। तो मतलब पद्मावती का सौंदर्य अलौकिक है, अद्वितीय है, ठीक है। कोमल कुटिल केस नगकारे, ठीक है। तो उसके जो बाल है ना, वह कैसे हैं? कोमल कुटिल केस नगकारे, ठीक है, कि काले नाग के समान है। अब देखो कौन सा अलंकार है? कोमल कुटिल केश, कौन सा अलंकार होगा? हाँ, कोमल कुटिल केश कौन सा? अनुप्रास अलंकार होगा ना। और केश नग में क्या होगा? केश को नाग कह दे रहे हैं, काल रूपक अलंकार, ठीक है। तो कोमल कुटिल केश में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास, लेकिन केश को नगकारे, वो जो बाल है वो काले नाग है, तो रूपक अलंकार होगा, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि नायिका के जो बाल है वो
कोमल कुटिल काले केश, मतलब जो कोमल बाल है ना, वो काले नाग की भांति है। ठीक है। लहरन ही भरे भुवंग बिसारे, और लहरों से भरे हुए जो सर्प है वो सीधे चलते हैं क्या, लहर में ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना, तो उसके बाल भी जब लहराते हैं तो कैसा लगता है कि लहरों से भरे हुए भुजंग, मतलब विषधर है, सर्प है। ठीक है। बेध जानू मले गिरी बासा, शीस चढ़े लोट ही चहु पासा। और कह रहे हैं कि जैसे मलय गिरी पर्वत की गंध से बिंध जाते हैं कौन, सर्प बिंध जाते हैं, और मलयगिरी पर्वत पर वो चढ़ते हैं। मतलब सर्प को क्या है, सुगंध बहुत आकृष्ट करती है, इसीलिए चंदन के वृक्ष पे लिपटे रहते हैं सर्प, है ना। तो सुगंधित जो पुष्प है, सुगंधित वृक्षों पर सर्प क्या होते हैं, लिपटे रहते हैं। ऐसी ही यह धारणा प्रचलित है कि मलयगिरी पर्वत से बहुत सुंदर सुगंधित वायु चलती है, तो उसमें इसलिए मलयगिरी पर्वत पे बहुत क्या होते हैं, सर्प पाए जाते हैं। तो यहाँ मलयगिरी पर्वत क्या होगा, पद्मावती। ठीक है। पद्मावती का जो शरीर है वो मलयगिरी पर्वत के समान सुगंधित है, और उस सुगंध से बिंधे हुए, है ना, उस सुगंध से क्या है, आबद्ध जो सर्प है, सर्प कौन होंगे, उसके बाल। तो मलयगिरी पर्वत की सुगंध से बिंधे हुए सर्प, अर्थात मलयगिरी पर्वत यहाँ पर नागमती के शरीर के सुगंध से बिंधे हुए जुल्फ नागमती के सर पर चढ़े हुए रहते हैं। शीस चढ़े लोट ही चहु पासा, शीस पर चढ़े हुए और उसके आसपास मंडराते रहते हैं, लोटते रहते हैं, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है। बाल लहराते हैं ना आसपास, उसी को कह रहे हैं। घुंघरुवारी अलके बिख भारी, सिकरी प्रेम चही गिय परी। और कह रहे हैं उसके जो अलके बिखरी हुई है ना, वह अलके क्या है, वह श्रृंखला है ना, वह क्या है, हथकड़ी है। और उसमें कौन गिर पड़ता है, जो प्रेमी है, वो जो देखने वाला है, मतलब उसके बाल ऐसे हैं कि मानो श्रृंखलाएं हो, और वह अपने प्रेमी को प्रेम में जकड़ लेती है। मतलब देखने वाला क्या होता है, उसमें जकड़ जाता है उसके सौंदर्य में। ठीक है। और क्या गया, हाँ, सिकरी प्रेम चही गिर ही पारी, और जकड़े हुए हैं, उसके गर्दन में पड़ रहे हैं, इसलिए वो बाल कहीं और नहीं जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, अस फंदवारे केसवे राजा, परासीस गिय फांदा। अब ये जो काले काले बाल हैं वो श्रृंखलाओं की भांति है, कड़ी होती है ना, तो उस कड़ी की भांति है, और ये इतने लंबे हैं, इतने गहरे हैं कि राजा जो मीलों दूर बैठा है, पद्मावती कहाँ है, श्रीलंका में, सिंहल द्वीप में, और रत्नसेन चित्तौड़गढ़ में। इन बालों की महिमा देखो, ये बाल किस तरह से हथकड़ी का काम करते कि राजा उतने दूर रहकर भी उसकी गिरफ्त में जकड़ गया है ना। अस फंदवारे केसवे राजा, वो जो फंदे हैं वो राजा के गले में पड़ गए हैं। ठीक है। और अष्टकुरी नाग भोरगाने, भय केसनी के बांध। और सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि 8 कुल के नाग, ऐसा माना जाता है नागों के कितने कुल होते हैं, 8 कुल। तो 8 कुल के नाग भी क्या है, इसके बंधन में बंधे हुए हैं। मतलब वह स्वयं भी पद्मावती के बालों के सौंदर्य पर क्या है, मोहित है ना। जैसा राजा फंसे हुए हैं उसके सौंदर्य के जाल में, वैसे ही 8 कुल के नाग भी इस सौंदर्य में बंधे हुए हैं। समझ में आया? तो ये जो पहला पद था इसमें किसका वर्णन किया है, नागमती के बाल का, केशों का वर्णन किया है। ठीक है। अब देखिए दूसरा पद है ना, क्या हुआ बेटा, कुछ कंफ्यूजन? नागमती बोल रहे हो, सॉरी पद्मावती है ना, तो जहां पे भी मैं नागमती बोलूं उसको पद्मावती समझ लेना ऐसे। और एक बात हाँ, नहीं, पद्मावती का ही वर्णन होगा, जहां पे भी मैं नागमती बोलूं मुझे टोक देना। ठीक है। क्योंकि अभी पिछला नागमती पढ़े हैं तो पिछली क्लास में जो चलते रहता है ना, जुबान पे वही नाम रहता है। ठीक है। तो बिल्कुल जहां पे भी नागमती बोलो वहां टोकना है, वहां पर किसका अर्थ ग्रहण करना है, पद्मावती। ठीक है। अब देखिए अगला वर्णन है मांग का वर्णन। बालों का वर्णन कर लिए, और बालों के बीच में क्या होता है, मांग। ठीक है। बरनो मांग शीश उपराही, अब तोता बोल रहा है तो उसके बालों का वर्णन सुन लिया,
अब मैं उसके किसका वर्णन कर रहा हूं? मांग का वर्णन कर रहा हूं। सिंदूर अभी चढ़ा ते ही नाही, राजा को बता रहा है रत्नसेन को कि अभी उसको सिंदूर नहीं चढ़ा है मांग में, मतलब कुंवारी है ना, बता रहा है तुम उससे शादी कर सकते हो। ठीक है, तो बिन सिंदूर अच्छा, पिछले पंक्ति में एक अलंकार को मैं भूल गया था, कहाँ, हाँ, ये जो बता रहा था ना मलयगिरी वाला, इसमें एक अलंकार है, बेंधे जानू मलयगिरी बासा। तो जो कैसे बिंधे हुए हैं, जैसे मलयगिरी से मलयगिरी के सुगंध से नाग बिंधे रहते हैं। तो जनु कौन सा अलंकार आएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। ठीक है, जानू, वेरी गुड। चलो, आज प्रेमांजलि भी पढ़कर आई है ना, तो ऐसे ही आप लोग इंप्रूव करते हो तो अच्छा लगता है। बाकी सब तो हो गए। हाँ, चलो इसमें देखते हैं, यहाँ फिर से उत्प्रेक्षा है ना, इसलिए मेरे को याद है। बिन सिंदूर अस जान हूं दिया, और उसके जो मांग है बिना सिंदूर के हैं, तो कैसे चमक रहे हैं? जैसे दिया, जान हूं दिया, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उजियर पंथ रैनी महकिया, और इतने चमकदार है, इतने रोशनमय हैं कि वो क्या करते हैं? पंथ को, रास्ता को वो रोशन करते हैं, उजाला रात में, जैसे रात में बल्ब जलते हैं, प्रकाश है ना, प्रकाश स्तंभ होते हैं, तो उससे रास्ते में क्या होती है? रोशनी होती है। देखो, रोशनी की बात करते हैं, क्लास में रोशनी आ गई है ना। नागमती के मांग का कमाल है ये पद्मावती है ना, पद्मावती के सौंदर्य का, उसके मांग इतना उजाला है ना, कि अंधेरी रात में वो रास्ते में क्या करते हैं? रोशनी करते हैं। क्लियर है? फिर बार बार याद रखना है, अल्लाह के प्रतीक है पद्मावती, है ना, इसलिए उसका सौंदर्य अद्वितीय है। कंचन रेख कसौटी कसी, ऐसा लग रहा है जैसे सोने की रेखा कसौटी में कसी हुई है। उसकी जो मांग है वो कैसे है? सोने की रेखा जो कसौटी में कसी है। जनु घन मह दामिनी परगसी, जैसे घन में बादलों के बीच दामिनी बिजली का प्रकाश हो, घने बादलों के बीच जैसे कोई बिजली का प्रकाश हो। कौन सा अलंकार आएगा? जनु घन मह दामिनी उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो मतलब ना, हर क्लास में कुछ कुछ अलंकार की प्रैक्टिस हो रही है। जैसे कल की क्लास में पूरी तरह पुनरुक्ति प्रकाश है ना, जब आप लोग कामायनी पढ़ोगे तो उपमा अलंकार की पूरी झड़ी लगी हुई है एक सर्ग में, शुरू का जो सर्ग है। तो ऐसे ही मतलब आज मैं बीए थर्ड सेमेस्टर में यही कह रहा था कि आप लोग पहले क्यों नहीं पहचान पाते थे, क्योंकि पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? अलंकार को व्याकरण में पढ़ा। व्याकरण में अलंकार की परिभाषा पढ़ा देते हैं, अलंकार के भेद बता देते हैं और उदाहरण रटवा देते हैं। फिर आप क्या करते हैं? अनुप्रास अलंकार, मतलब चारुचंद्र की चंचल किरणें, आपके लिए अनुप्रास बस यही है, उसके अलावा कहीं आता है तो आप नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन बीए या एमए में जब हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो आप उदाहरणों को भूल जाइए। आप पढ़ते पढ़ते जब अलंकार पहचानना सीखेंगे ना, तो आपको फिर अलंकार को याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो वो अंतर है, उदाहरण नहीं, हम पढ़ते पढ़ते अलंकारों को ढूंढ कर निकालेंगे। ठीक है? तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, जनु घन मह दामिनी परगसी, जैसे घने बादलों के बीच दामिनी बिजली का प्रकाश हो। ठीक है? सूरज किरण जस गगन बिसेखी, जैसे सूरज की किरणें गगन में फैली हुई हो। फिर कौन सा अलंकार? जस गगन बिसेखी, उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत बार उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा, है ना। आज उत्प्रेक्षा की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? जमुना मांझ सरस्वती देखी, और क्या कह रहे हैं? जैसे यमुना नदी के बीच सरस्वती नदी को देखा हो, है ना। यमुना नदी का रंग कैसा है? काला ना, कि राधा गोरी गोरी है ना, और कृष्ण क्या है? काले हैं। उसी में जमुना का जल भी कैसा है? काला। कल आप लोगों ने नागमती को पढ़ा ना कि भई श्याम काली भई दई कोयला कालिंदी, भई ऐसा कुछ था ना। श्याम जो कालिंदी है यमुना नदी, वह जल कर कैसे हो गई? काली हो गई। तो साहित्य में यमुना नदी को काला माना गया, उसका रंग को। और सरस्वती नदी है वह कैसी है? श्वेत है ना। तो जैसे यमुना नदी के बीच में सरस्वती नदी हो, ऐसे काले काले जुल्फों के बीच में उसकी सफेद श्वेत मांग है। क्लियर है? चलो आगे। खांड धार रुहिर जनु भरा, करवत ले बेनी पर धरा। और क्या कह रहे हैं कि खांड धार रुहिर, खांड मतलब क्या होता है? तलवार। ठीक है? तो तलवार की धार पे जैसे है ना रक्त,
तलवार से क्या है, मार काट का काम करते हैं, तो तलवार की धार पे क्या चढ़ जाता है, खून चढ़ जाता है। तो जैसे तलवार की धार रक्त से भरी हो, जब उसके मांग में सिंदूर लगेगा तो कैसा लगेगा, जैसे तलवार की धार पे क्या चढ़ा हो, सिंदूर चढ़ा हो, करवत ले बेनी पर धरा, और उसके मांग में सिंदूर, लाल सिंदूर लगाने के लिए, ठीक है, जो योगी हैं वो लोग क्या करते हैं, करवत लेने को तैयार हो जाते हैं। करवत मतलब काशी पे मरने के लिए लोग क्या करते थे, सन्यासी योगी लोग, ऐसी मान्यता थी कि काशी में जो मरते हैं उसको क्या की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में जो मरा वो सीधा कहाँ जाएगा, बैकुंठ जाएगा, है ना, स्वर्ग जाएगा। तो काशी में मरने के लिए योगी लोग करवत अर्थात आरा चला लेते थे अपने गर्दन पे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जायसी क्या कह रहे हैं, योगी काशी पे आरा चलवाने को क्यों तैयार हो जाते हैं, ताकि आरे पे जो रक्त लगे उसको नागमती पद्मावती के मांग में वो चढ़ा सके। मतलब देखिए कितने क्रेजी फैन हैं, है ना, पद्मावती के, कि उसके मांग पे सिंदूर लगाने के लिए अपने गर्दन पे क्या चलवाने को तैयार है, करवत लेने को तैयार है, आरा चलवाने को तैयार है, ठीक है। ते ही मतलब कहने का मतलब है कि वही पद्मावती को मिलेगा जो उसके लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार हो। और यदि आध्यात्मिक अर्थ देखेंगे तो यह देख सकते हैं कि वही भक्त या साधक अल्लाह को या ईश्वर को पा सकता है जो अपने आप को सर्वस्व क्या कर दे, समर्पित कर दे, निछावर कर दे, है ना। कबीर का एक दोहा है ना कि यह खाला का घर नाही शीश धरो, है ना, कि शीश क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है ना। कबीर भाटी कलाल की ऐसा कुछ दोहा है, हम लोग जब कबीर को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे शायद वो आएगा। तो सेम अर्थ है कि करवत लेना मतलब पद्मावती को पाने के लिए, उसके मांग में लाल सिंदूर लगाने के लिए करवत लेने को योगी तैयार है, ठीक है। ते ही पर पूरे धरे जो मोती जमुना मांझ गांग के सोती, और क्या कह रहे हैं, और इस जो सूने मांग में वो जो मोती की माला धारण करती है, मांग टीका ये जो कुछ भी लगाती है ना, वो कैसा है, जैसे जमुना, यमुना नदी के बीच में गंगा की धारा हो, गंगा की श्वेत धारा हो। ऊपर सरस्वती कह रहे हैं, है ना, सरस्वती का रंग शायद नीला होता है, एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन गंगा का रंग क्या होता है, श्वेत। तो जो मोती की माला पहनती है मांग में, वैसे चमक रही है जैसे कि यमुना के बीच में गंगा की धारा हो, ठीक है। करवत तपा ले होई चूरू मकोसो रुहुर ले देई सिंदूरू। और फिर वही भाव जो थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि करवत में अपने गर्दन पे आरा चलाने के लिए सब तैयार हैं, योगी बड़ी संख्या में तैयार है। क्यों, कि मकू ले, कि मेरा यह रक्त लेकर अपने माथे का सिंदूर बना ले, है ना। मतलब जो योगी उसके लिए मरने को तैयार होगा, प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार होगा, पद्मावती उसी को प्राप्त होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, कनक दुआदस बानी होई चह सुहाग वह मांग, ठीक है। तो कनक दुआदस, यह पहले अभी क्या है, सोना, कितना कैरेट सोना शुद्ध माना जाता है, हाँ 24 कैरेट सोना क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। और ये पुराने समय का है, जब जायसी लिख रहे हैं, है ना, तो उस समय शुद्ध सोने की माप क्या थी, 12 बानी। जो 12 बानी सोना होता था उसको क्या मानते थे, सबसे शुद्ध सोना मानते थे। आईने अकबरी में भी ऐसा जिक्र मिलता है। तो क्या कह रहे हैं कि कनक दुआदस बानी होई चह सुहाग वह मांग, वह मांग बहुत सुंदर है, वह मांग क्या है, बहुत मूल्यवान है। लेकिन इस सोने भरी मांग को शुद्ध सोना होने के लिए क्या चाहिए, सुहाग चाहिए। जैसे कि अशुद्ध सोना में सुहागा मिलाने से वह क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सोने की शुद्धिकरण के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, सुहागा। वैसे ही नागमती के सोने रूपी मांग को 12, हाँ पद्मावती के जो सोने वाली मांग को शुद्ध सोना होने के लिए, खरा सोना होने के लिए उसकी सुहागा की आवश्यकता है। यहाँ सुहागा मतलब क्या होगा, सुहाग मतलब पति की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है। तो जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलाने से वह 12 बानी शुद्ध सोना बन जाता है, उसी प्रकार से पद्मावती की जो मांग है वह भी सौभाग्य या अपने सुहाग की प्रतीक्षा में है। वहां सुहागा है और यहाँ क्या है, सुहाग।
मतलब सिंदूर कौन नारी लगाती है? जो शादीशुदा हो, सुहागन हो, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि सोने को शुद्ध होने के लिए सुहागा की आवश्यकता होती है, और इसके मांग रूपी सोने को शुद्ध सोना होने के लिए सौभाग्य, सुहाग मतलब पति की आवश्यकता है। समझ में आया? ठीक, अब आगे देखते हैं, कहाँ गया? हाँ ठीक। सेवा कर ही नखत औ तरई उगय गगन निशिगांग, और उसकी जो मांग है उसकी सेवा कौन करते हैं? नक्षत्र के चांद तारे, मतलब जो मोतियों की माला है वह क्या है? नक्षत्र के चांद तारों की तरह जगमग है, ठीक है। और वह सब उसकी सेवा करते हैं, और उसकी मांग कैसी है? जैसे आकाश गंगा हो। आकाश गंगा का रंग कैसा है? सफेद होता है, मिल्की वे कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो उसका रंग क्या है? श्वेत है। तो उसकी मांग आकाश गंगा की भांति श्वेत है, चमकदार है। समझ में आया? तो पहले पद में किसका वर्णन था? केश का, दूसरे में मांग का। अब तीसरे में देखते हैं, कहो ललाट द्विजय के ज्योति। अब किसका वर्णन है? ललाट का। ललाट मतलब माथा, है ना। अब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं बताओ? नक्शे का वर्णन, बाल का, मांग का, माथे का। इसलिए मुझे जायसी पसंद है कि इनका जो वर्णन है वो अपने रास्ता से नहीं भटकते हैं। 12 मासा करना है तो बिल्कुल एक एक महीना, और महीने में भी क्या, कौन सा नक्षत्र लग रहा है ना, कौन से चांद तारे ग्रह नक्षत्र सबका वो वर्णन करते हैं। किस महीने में आम फलते हैं, किस महीने में बौर आते हैं, किस महीने में क्या कि वो जो सहेली है झूला लगाती हैं। हर एक छोटी छोटी चीजों का जायसी ने ध्यान रखा है। मतलब इन्होंने अपने कवित्व कर्म को बहुत सीरियसली, गंभीरता पूर्वक लिया है। जिस महीने में जो तीज त्योहार हो रहे हैं, दीपावली में क्या करते हैं, होली में धमारी गाते हैं, कब चांचरी जोड़ते हैं, ये सब छोटे छोटे लोक संस्कृति, लोक परंपरा। इसलिए एक बड़ा प्रश्न आता है एमए की परीक्षा में कि पद्मावत में लोक तत्व, ठीक है, पद्मावत में लोक तत्व मतलब हमारे लोक जीवन के जो तीज त्योहार है, नक्षत्र है, किस महीने में कैसे बारिश होती है, कब कौन से गीत गाए जाते हैं, उन सभी चीजों का बहुत बारीकी से जायसी ने वर्णन किया है। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। तो हम किसका वर्णन पढ़ने जा रहे हैं? ललाट का, माथा का। कहो ललाट द्विज के ज्योति। हीरामन क्या कह रहा है? उसका जो माथा है वो दूज के चांद के जैसा है ना। दूज के चांद को लेकर ही पद्मावत में बवाल हुआ था। राघव चेतन ने एक दिन पहले दिखा दिया था माया से, फिर पता चला तो उसको बाहर कर दिए। और क्या कह रहे हैं कि उसका जो माथा है वो दूज के चांद, द्वितीया का जो चांद होता है उसके समान चमकदार है, प्रकाशमय है। उसके बाद तोता कहता है दूज ही ज्योति कहाँ जग ज्योति, कि दूज का चांद भी कहाँ उसके ललाट के समान सुंदर और चमकदार है। सहस करूं जो सूरज दिपाई, सहस्त्र किरणों से जैसे सूरज चमकता है, देख ही लिलाट सोई छपी जाई। वह सूरज जो सहस्त्रों सहस्त्रों किरणों के प्रकाश से चमकता है, वह भी नागमती के माथे के सौंदर्य को, पद्मावती के माथे के सौंदर्य को देखकर क्या होता है? छिप जाता है, संकोच से, लज्जा से। और देखो साहित्य में यह परंपरा है। क्या परंपरा है? कि जब किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करना है ना, जैसे विद्यापति भी जब राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि उसके बालों को देखकर कबरी गाय, कहाँ स्वर्ग की गाय छुप गई, अप्सराएं छुप गई, है ना। तो ऐसे ये लोग क्या करते हैं, एक का वैल्यू बढ़ाने के लिए दूसरे की वैल्यू को क्या करते हैं? बहुत गिरा देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसका जो माथा है इतना सुंदर है, इतना चमकदार है, गौर वर्ण का है कि उसको देखकर सूरज भी क्या हो गया है? छिप गया है। आगे और देखना किसको किसको छुपा देंगे, है ना। का सरबरी ते ही दे मैं अंकु करें, चंद्रमा से उसकी क्या तुलना करूं, ठीक है। और चांद कलंकी वह निष्कलंकु, चांद में तो फिर भी क्या है? दाग है, और ये जो चांद है वह क्या है? दाग रहित है। सलमान खान की एक मूवी है, शायद तेरे नाम का गाना है, इस चांद का मुकाबला क्या होगा उस चांद के आगे, है ना। गाना सुनना। उसमें भी नायिका के जो चेहरे का वर्णन है चांद से किया गया है, और नायिका को किससे बेहतर बताया गया है?
चांद से बेहतर, कि चांद में तो दाग है लेकिन इस चांद में क्या है, बिल्कुल भी दाग नहीं है। इसलिए जायसी कह रहे हैं कि उसकी तुलना चांद से मैं कैसे करूं, चांद में तो दाग है और ये कैसा है, निष्कलंक है, बिना कोई दाग के। आगे कहते हैं ओ चांद पुनी राहु ग्रासा, और उस चांद को तो फिर भी क्या है, राहु ग्रस लेता है, ग्रहण लग जाता है ना। यह बिनु राहु सदा परगासा, लेकिन इस चांद में क्या है, राहु से ग्रस्ता ने निरंतर प्रकाशित होता है। मतलब चंद्रमा को भी देखिएगा आप कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्या होता है, गायब हो जाता है। अमावस्या धीरे 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 कम होते होते पूरी तरह क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जब ग्रहण लगता है तो चांद का प्रकाश दिखाई नहीं देता। लेकिन नायिका पद्मावती का चेहरा ऐसा चांद है जिसमें हमेशा प्रकाश रहता है, कभी उसमें अंधकार नहीं छाता है। इसलिए चांद से उसकी क्या तुलना करो, ठीक है। तोता बहुत चालू है, देखो कितने अच्छे से वर्णन कर रहा है, कोई भी फिदा हो जाएगा, है ना। तो सुनते ही प्यार हो जाता है, इसको गुण श्रवण प्रेम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ते ही ललाट पर तिलक बैठा, और उस माथे पर क्या बैठा हुआ है, तिलक बैठा हुआ है। दूज पाट जान हूं धू डीठा, मानो दूज के चांद पर क्या है, ध्रुव तारा बैठा हुआ। ध्रुव तारा होता है ना, तो ध्रुव तारा पर जैसे चांद जैसे ध्रुव तारा बैठा हो, ऐसे ही उसके सुंदर माथे पर तिलक सुशोभित है, ठीक है। तो जान हूं ध्रुव डीठा कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अब फिर देखो कनक पाट जनु बैठे राजा, जैसे कनक पाट, कनक के सिंहासन पर राजा बैठे हो, जनु बैठी राजा कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। फिर से उत्प्रेक्षा सबय श्रृंगार अत्र लय साजा, और राजा सोने के सिंहासन पर कैसे बैठा है, सब श्रृंगार सज धज कर, हथियार सारे तलवार ये सब अपने अस्त्र शस्त्र लेकर कोई राजा जैसे बैठा हो, वैसे उसके माथे पर क्या बैठा हुआ है, तिलक बैठा है, सुशोभित है। ओ ही आगे थिर रहे न कोई, और इतने सुंदर ललाट के आगे कोई स्थिर नहीं रह पाता। मतलब उसको देखते ही मन क्या हो जाता है, चंचल हो जाता है, भावनाएं जागृत हो जाती है। दोहू का कह अस जुरा संजीव कहते हैं कि यह तिलक रूपी राजा उसके माथे पर इस तरह से बैठा है, पता नहीं यह किससे युद्ध करने के लिए तैयार बैठा है। राजा कब तैयार होता है, अस्त्र शस्त्र का युद्ध करने के लिए, तो वैसे ही उसके माथे पर तिलक रूपी राजा इस तरह से बैठा है, पता नहीं वह किससे युद्ध की तैयारी कर रहा है। आगे फिर उसके सौंदर्य का वर्णन है, खरग धनुक और चकबान दुई, जग मारन तिन्ह नाऊ, और कहते हैं कि इस राजा के पास क्या है, खड्ग है। खड्ग मतलब नायिका की जो नाक है, नासिका है, नासिका किसके समान है, तलवार के समान है। धनुक उसकी जो भौहें हैं वो किसके समान है, धनुष के समान है। और चक्र उसकी जो पुतलियां हैं आंखों की, वो क्या है, चक्र है। और बाण दुई, दो बाण कौन से हैं, नायिका की दो आंखें। तो एक राजा जिसके पास धनुष है, चक्र है, बाण है ना, सब कुछ है, और वह किसी को मारेगा तो बचेगा क्या। तो क्या कह रहे हैं, जग मारन तिन्ह नाऊ, संसार को मारने के लिए, संसार का वध करने के लिए राजा सारे हथियारों के साथ क्या बैठा है, तैयार बैठा है। सुनी के पट मुतछी के राजा मोह कहां भय एक ठाऊ, और जब राजा इतना सब कुछ सुनता है ना, उसके सौंदर्य के बारे में सुनता है, तो सुनकर क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है कि अब मैं कैसे बचूंगा, कि पद्मावती का सौंदर्य ऐसा है कि एक व्यक्ति के कत्ल करने का, वध करने का सारा हथियार उसके चेहरे पे, उसके सौंदर्य में मौजूद है, ठीक है। इतना सुनते ही राजा क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है उसके अद्वितीय सौंदर्य को, ठीक है। तो ये किसका वर्णन हो गया, ललाट का वर्णन। अब अगला पद हम देखेंगे, इसमें भौह का वर्णन है, ठीक है। भौह श्याम धनुक जनुक ताना, है ना, कि भौहें कैसी है, भौह श्याम, काले भौह, धनुक जैसे, धनुष जैसे तने हुए हैं, जैसे कोई धनुष तान दे वैसे ही पद्मावती के दोनों भौहें क्या है, उसके चेहरे पर तने हुए हैं। धनुक जनु ताना कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आ रहा है ना, आप देखो आसान हो गया, प्रैक्टिस करने से यही फायदा होता है, ठीक है। तो आज प्रेमांजलि भी बहुत खुश है ना कि मेरे को सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। हाँ,
तो यही चीज चाहिए बेटा, है ना। एमए में क्या होता है ना कि बच्चों जैसे एकदम नहीं पढ़ाते, हालांकि तो मैं एक एक पद का व्याख्या कर रहा हूं, लेकिन एमए में जितना एफर्ट टीचर लगाता है स्टूडेंट उससे ज्यादा लगाना चाहिए एफर्ट, तब जाकर आप सब्जेक्ट के मास्टर बनेंगे, ठीक है। तो भौह श्याम काले भौहे धनुक धनुष जैसे तने हुए हैं, ज्वासो हेर मार बिखबाना, और जिसको देखती है वो उसको विष का बाण लग जाता है, ठीक है। नायिका मतलब जिसको अपनी एक दृष्टि उधर कर देती है वो क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि नजरों से घायल कर दिया, है ना। तो वही है कि जिसको देख लेती है उसको विष का बाण लग जाता है, वह घायल हो जाता है, मर जाता है ना। उठे धनुक उन्ह भौह भौहन चढ़ा, है ना। जब वो भौह चढ़ाती है तो वह धनुष उठता है। उहे धनुक उन्ह भौहन चढ़ा, वही धनुष क्या है, वह धनुष उसके भौहों में चढ़ा हुआ है। मतलब कि जो धनुष, कौन सा धनुष है अभी आपको पता चलेगा। के हथियार काल अस गढ़ा, कि कितनों की हत्या करने के लिए काल रूपी इस धनुष की रचना हुई है। कौन से धनुष की, आगे की पंक्ति में पता चलेगा कि उह धनुक किरसनु असपाहा, वही धनुष को कृष्ण ने क्या किया था, उपाया था। उह धनुक राघव कर गाहा, उसी धनुष को राघव ने अर्थात राम ने हाथ में लिया था। उहे धनुक रावण संहारा, उसी धनुष से राम ने रावण का वध किया था। उहे धनुक कंसासुर मारा, उसी धनुष से कृष्ण ने कंस रूपी असुर को मारा था। उहे धनुक बेधा हुत राहु, उसी धनुष से अर्जुन ने मछली की आंख पे निशाना लगाया था। मारा ओहि सहस्त्र बाहु, उसी धनुष से परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध किया था। और वही धनुष कहाँ लगा हुआ है, हाँ, पद्मावती की आंखों में। मतलब उसकी आंखों में जो धनुष है, उसी धनुष को कृष्ण ने, उसी धनुष से कंस को मारा था, उसी धनुष से राम ने रावण को मारा था, उसी धनुष से अर्जुन ने मछली को बेधा था, उसी धनुष ने परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध किया था। वही धनुष कहाँ है, पद्मावती की आंखों में है। तो देखने वाला बचेगा कि मरेगा? मर जाएगा, है ना। तो उन भौहनी सर नहीं, कहीं भूल गया क्या मैं कुछ, हाँ, उहे धनुक मैं ओपह चिन्हा। अब जैसी कह रहे हैं, मतलब पद्मावत हीरामन तोता कह रहा है मैं उस धनुष को पहचान गया, है ना। धनुक बाण देख जग कीन्हा, उसी धनुष बाण ने क्या किया, संसार को बेध दिया है। मतलब पद्मावती के भौह को देखकर मैं पहचान गया कि उसके भौह में जो धनुष है वो वही धनुष है जिससे पूरे संसार का क्या हुआ है, वध हुआ है। उसमें कंस मारे गए, रावण मारे गए, है ना। और आगे उह भौहनी सरी केउ न जीता, उस भौहों से संसार में कोई नहीं जीत पाया। आछरी छपी छपी गोपीता, उस भौह के सौंदर्य को देखकर अप्सराएं छिप गई, कृष्ण की गोपियां छिप गई कि इतनी सुंदर भौहों के सामने हमारा सौंदर्य कुछ भी नहीं है, ठीक है। भौह धनुक धनी धानुक, अब फिर बताओ, भौह धनुक धनी धानुक, कौन सा अलंकार होगा, धनुक धनी धानुक, अनुप्रास अलंकार। कौन सा वर्ण आ रहा है बार बार, ध वर्ण, ठीक है। तो उस भौह रूपी धनुष से दोसर सरी न करई, ठीक है, कि उसकी बराबरी संसार में कोई दूसरा अस्त्र नहीं कर सकता। गगन धनुक जो उगवे लाजन हो सो छप जाई, और उस धनुष का सौंदर्य इतना है कि आकाश में जो धनुष उगता है, कौन सा धनुष उगता है आकाश में, इंद्रधनुष, वो भी शर्म से छिप जाता है कि भाई मुझसे सुंदर तो इसके जो भौह रूपी धनुष है वह है, तो वह भी अपने आसमान में छिप जाता है। क्लियर है? हाँ, छपी छपी दो बार आया है तो कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। छिप छिप जाते हैं, आछरी छपी छपी गोपीता, ठीक है। आछरी मतलब अप्सरा। वेरी गुड। चलो इसी तरह से बताया करो जहां छूट जाएगा तो, ठीक है। उसके बाद आज का अंतिम पद देखते हैं। एक दिन में 5 पद पढ़ने का टारगेट है, टोटल 20 है, 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नैन बांक सरी पूज न को, अब किसकी तुलना है, किसका वर्णन है, आंखों का, ठीक है। प्रॉपर चल रहा है ना नक्शिक वर्णन। सबसे पहले केश का वर्णन, फिर मांग का वर्णन, फिर माथे का वर्णन, फिर भौह का, और फिर आंखों का। इसको कहते हैं नक्शिक वर्णन, प्रॉपर, है ना। कभी पूरी तरह नियम से चल रहे हैं। नैन बांक सरी पूज न क्यों,
उसके जो नैनों का, आंखों की चंचलता है, बाकपन है, चितवन है, टेढ़ी नजर से जो देख लेती है, उसकी बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता। मान समुद्र अस उथल ही दो, मानो क्या है कि दो समुद्र क्या है, उलट दिए हैं। मतलब आंखों में क्या है, कवि लोग कहते हैं ना, उसकी आंखें झील सी गहरी है, झील सी नीली आंखें हैं, इतनी गहरी आंखें कि उसमें मैं डूब जाऊंगा, ऐसा कहते हैं ना। तो नायिका की आंखों को क्या कहते हैं कवि, बहुत गहरी आंखें हैं, है ना। एक शेर है जो मुझे पसंद है, दुष्यंत कुमार का है शायद। एक जंगल सा है तेरी आंखों में जिनमें मैं खो जाता हूँ, ऐसा कुछ है ना। तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, और एक जंगल सा है तेरी आंखों में जिनमें मैं खो जाता हूँ, है ना। और एक और गाना है पुराना कि ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, और ऐसा कुछ है, मुसाफिर इनमें आकर रास्ता भूल जाते हैं। मतलब आंखें क्या है, बहुत गहरी। तो बहुत सारे कवियों ने अलग अलग तरीके से आंखों की गहराई का क्या किया है, वर्णन किया है। लेकिन यहाँ जायसी सीधे सीधे क्या कह रहे हैं कि नायिका की आंखों में दो समुद्र उड़ेल दिए गए हैं, उलट दिए गए हैं। मतलब आंखें इतनी गहरी है कि दोनों आंखों में क्या है, दो समुद्र समाये हैं, ठीक है। रात कवल कर ही अली भवा, है ना। तो उसकी जो आंखें हैं वो कैसी है, लाल नेत्र है। लाल नेत्र क्यों है, प्रेम में अनुरक्त है। प्रेम का रंग क्या है, लाल। एक गाना है ना, इश्क का रंग लाल पिया, है ना। तो आंखें क्या है, लाल आंखों में कर ही अली भावा, काली पुतलियां हैं, है ना। और वो कैसे हैं, मानो काले भंवरे हैं, ठीक है। तो लाल आंखों में काली पुतलियां ऐसी है मानो कमल के आसपास, कमल पुष्प में के आसपास कौन मंडरा रहा है, भंवरे मंडरा रहे हैं। घूम ही भांति चह ही उपसवा, और वो जो भंवरा है उस कमल के आसपास घूमता है, मंडराता है, और रस पीकर वह क्या है, उड़ जाना चाहता है। पुतलियां ऐसे ही उन सुंदर कमल समान आंखों के आसपास घूमती है। समझ में आया? ठीक, आगे फिर देखिए, उठ ही तुरंग ले ही नहीं बागा। और तुरंग मतलब होता है घोड़ा। जैसे बेलगाम घोड़े हैं, बेलगाम घोड़े मतलब ऐसे घोड़े जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो नायिका की जो नेत्र है वो चंचल है, इतने चंचल है जैसे वो क्या है, बेलगाम घोड़े हैं। चाह ही उलथ गगन कहा लागा, और जैसे घोड़ा है बेलगाम घोड़ा, पीछे के पैरों में खड़ा होकर सर को क्या करता है, सर पे आकाश उठा लेता है। ऐसे ही ये घोड़े क्या है, अपने सर पर आकाश उठा लेना चाहते हैं। मतलब आंखें बेलगाम घोड़े के समान है, उस घोड़े के समान जो आकाश की ओर अनियंत्रित गति से दौड़ रहा है। समझ में आया? पवन झकोर ही देहि हलोरा, सरग लाई भुह लाई बहोरा। और आंखों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जिस प्रकार से आंधी आने पर पवन क्या करता है, लहरों को ऊपर आकाश की ओर उठा देता है और फिर उसे वापस जमीन पर पटक देता है, ऐसे ही नायिका की चंचल आंखें जब किसी को देखती है तो वह प्रेम के आकाश में चढ़ जाता है, और जब वो उससे विरक्त होती है तो वो पुनः धरती पर आ गिरता है। मतलब लोगों के मन में भावनाओं का, प्रेम का, विरह की पीड़ा दोनों जगाने में नायिका की आंखें क्या है, सक्षम है, ठीक है। आगे देखिए, जग डोले डोलत नैनाहा। जब वो नैन डोलते हैं तो पूरा संसार क्या होता है, डोल जाता है। मतलब नायिका की एक नजर इधर से उधर होती है कि संसार डोल जाता है। फिर देखो, डोले डोलत कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो उलटी उंगार चाह पलमाहा, मतलब ये जो नायिका के जो नेत्र है वो इतने सक्षम हैं कि ये पूरे संसार को उलट पुलट कर देने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, ठीक है। जब ही फिरावा गगन गही बोरा, असबे भंवर चक्र के जोरा। और जब नायिका अपने नेत्रों को फिराती है, मतलब इधर उधर घुमाकर देखती है, तो ऐसा लगता है कि वो गगन को, आकाश को क्या कर देगी, डुबा देगी, ठीक है। और असबे भंवर चक्र के जोड़ा, ऐसे भंवर रूपी चक्र है ना, जो भंवर चक्रवात आता है ना, उसके जोड़े। भंवर में लोग क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, खो जाते हैं। ऐसे ही नायिका के नेत्र भंवर मतलब बवंडर लाने की क्षमता रखते हैं, तूफान। मतलब उसके आंखों के लिए वो जिधर देख ले उधर क्या कर सकती, युद्ध करवा सकती, क्रांति मारकाट मचा सकती है। ऐसी नायिका के आंखें हैं जैसे चक्रवात रूपी भंवर के जोड़े हो। समुद्र हिंडोरे करहु जनु झूले।
और दोनों आंखों में पहली पंक्ति में क्या कह दिया, दो सागर उलट दिए हैं। तो जब वो आंखें चंचल है, इधर उधर होती है, तो कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो समुद्र झूला झूल रहा हो, है ना। जनु झूले, कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार। खंजन लुरही मिरग जनु भूले, और उसकी आंखें ऐसी लगती है जैसे जो दो खंजन पक्षी है वो क्रीड़ा कर रहे हो, या दो मृग हो, है ना, जो रास्ता भूल गए हो, मतलब मृग के चकित या दिग्भ्रमित नैन जैसी उसकी आंखें हैं, या खंजन पक्षी जैसे क्रीड़ा कर रहे हो वैसी नायिका की पद्मावती की आंखें हैं। समझ में आया? ठीक, आगे देखिए। सुभर समुद्र अस नैन दुई मानिक तरंग भरे, आंखें कैसी है, सुंदर अच्छी तरह से भरे हुए, मतलब बहुत गहरे बहुत लबालब भरे हुए समुद्र के समान उसके दो नैन हैं, और सिर्फ जल नहीं भरा है, मानिक भरे तरंग, मणियों से भरे हुए तरंग उन आंखों से उठती है, मतलब जिसको देखती है उसके मन में प्रसन्नता के मोती का क्या होता है, संचार होता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती है तो क्या होती है, मड़ियां बाहर आती है, ऐसे ही नायिका जब देखती है समुद्र रूपी आंखों से, तो देखने वाले के मन में प्रेम का, काम का, लहर का क्या होता है, संचार होता है। समझ में आया? तो उसी को माणिक भरे तरंग कहा है। आवत तीर जाहि फिरी काली भंवर देह संग, और जैसे समुद्र में लहरें आती है, कहां तक आती है, किनारे तक, और वापस लौट जाती है, ऐसे ही नायिका की आंखों में जो लहर उठती है उसके साथ जो पुतलियां हैं वो तीर तक, किनारे तक आते हैं और लौट जाते हैं। मतलब किसी को देखते हैं एक नजर और वापस उसकी आंखें क्या हो जाती है, पुनः स्थिर हो जाते हैं। मतलब चंचल नेत्र किसी को देखते हैं, उसके मन में प्रेम का, उमंग का संचार करते हैं और पुनः वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं। जैसे समुद्र की लहरें उठती है, किनारे तक जाती है और वापस लौट आती है, ऐसे नायिका के चंचल नयन है। समझ में आया? तो आज आंखों तक का वर्णन पढ़े, अगली क्लास में फिर आगे वर्णन करेंगे, ठीक है। और आप लोग बार बार ध्यान रखना, विद्यापति और इनमें तुलना करते चलना, आपको तुलना करना सीखना है, तब समझ में आएगा कि एक कवि कैसा वर्णन कर रहा है, दूसरा कवि कैसा वर्णन कर रहा है, उससे और ज्यादा विषय की समझ गहरी होती जाती है। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना।